गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एरिज़ोन। तो आज हम 11 जुलाई 2025 ये सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में, टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स रिलेट करके पढ़ते हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स एनालिसिस यहाँ पे होती नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि स्टैटिक में आपको कौन सा टॉपिक आज के दिन ही जाके रिवाइज करना है। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बट नहीं लिखती, ताकि आपका रिविजन स्किल भी मैं इम्प्रोवाइज करूँ थ्रू दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस। और करंट अफेयर्स में सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, प्रीलिम्स देते हैं हम, मेंस के बारे में हम बताते हैं। जो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होता है वो तो डिस्कस करते ही है, लेकिन साथ में हम एग्जाम्पल, मेंस एग्जाम के लिए जो फैक्ट्स हमें चाहिए होती है, टर्म्स इन न्यूज़ या टर्म्स कुछ स्पेसिफिक जो एग्जाम में हम लिखे तो एक्स्ट्रा हाफ मार्क्स भी हमें मिलने की चांसेस होती है, जिसे हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ आवर नोट्स। तो यही सारी चीज़ें हम एग्जाम के बाद एक मोटी मैगजीन पकड़ के पढ़ते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे डेली बेसिस में करते हैं, ताकि डेली बेसिस में डे 1 से आप अपनी नोट्स को अपग्रेड करो एंड 80% ऑफ चीज़ें तो कवर कर ही लो। बाकी 20% आप कहीं से भी करो, वो वैसे भी अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो चलिए आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा न्यूज़ है वो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल आर बार्ड फ्रॉम withholding bodies our unpaid bills। तो ये कहा गया है कि यूनियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक हमें डायरेक्शन क्लियर इशू करी गई है, जिसमें स्टेट किया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स डेड बॉडीज को, अगर देखो कुछ जो डेथ्स होती है ना वो होती है मेडिको लीगल डेथ्स, ये मैं बताऊंगी क्या होता है। कुछ ऐसे केसेस जो होते हैं उसमें अगर मेडिकल बिल्स पे नहीं हुई है, तो बिल पेमेंट नहीं हुआ इसलिए बॉडी वो छोड़ते नहीं है पेशेंट की, देते नहीं है उनके घर वालों को, तो वैसा ना करें। इसलिए it has issued clear direction stating that private hospital cannot hold dead bodies over unpaid medical bill। उनका कहना है कि आप बाद में बिल का ये सब लीगल सिविल जो भी प्रोसीड्यूर है करते रहो, बट बॉडी देनी चाहिए। तो क्यों? ताकि डिग्निटी इन डेथ को भी हम अपहोल्ड कर सके, विच कम्स अंडर आर्टिकल 21 ही। यहाँ पे ये कहा गया है कि द एडवाइजरी वाज इशूड टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। एंड ये क्या दर्शाता है, ये जो इशू अभी किया गया है, जो भी डायरेक्शन, ये दिखाता है राइट टू डिग्निटी इन बोथ लाइफ एंड डेथ एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, है कि नहीं? मृत्यु में भी एंड जिंदगी जीने में भी, दोनों में आपकी डिग्निटी होनी चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पे देखा ना, इन केस ऑफ मेडिकल लीगल डेथ, तो ये होता क्या है? मेडिको लीगल डेथ इज अ डेथ दैट रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन बाय लॉ। देखो कुछ कुछ डेथ अननेचुरल होती है, एकदम से पता नहीं चलता क्यों डेथ हो गई है। कुछ सस्पिशियस होती है कि कुछ तो है, दाल में कुछ काला है, कुछ रीजंस होते हैं छुपे हुए। कुछ अनक्लियर होते हैं कि डाउट्स होते हैं कि अचानक से हेल्थ इश्यूज से गया या फिर किसी ने मार दिया। ठीक है, जैसे एक्सीडेंट के थ्रू, सुसाइड, होमिसाइड, मर्डर करते हैं, पुलिस कस्टडी में डेथ हो गया, देन अननोन एंड सडन डेथ्स जो होते हैं। तो ये सारी चीजें, या फिर डेथ्स ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीड्यूर, तो ये सारी चीजें जो डेथ्स होती है, जो हम बोल नहीं सकते कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, उसे ही हम कहते हैं मेडिको लीगल डेथ, जिसमें इन्वेस्टिगेशन बाय लॉ की जरूरत होती है। एंड इसलिए ऑटोप्सी फिर पोस्टमार्टम के नाम पे हम क्या कहते हैं कि ठीक है, आपकी डेड बॉडी बिल्स पहले पे करो फिर डेड बॉडी लेके जाओ। तो यही कहा है कि बिल्स का बाद में देख लेना, अगर अनपेड है पहले बॉडी को डिस्चार्ज करो। तो यही है। तो अभी इसके बारे में हमने पढ़ा है, तो ये टर्म्स तो हमने पढ़ लिया। अब ये टर्म, ये आपका देन लक्ष्मीकांत आर्टिकल 21 में जाओ और आज का ये न्यूज़ कोने में लिख दो, हो गया करंट अफेयर्स अपग्रेड। राइट, प्रीलिम्स के लिए तो ठीक ही है। अगर ऐसा आता है राइट टू डेथ या फिर राइट टू डिग्निटी इन बोथ लाइफ एंड डेथ कौन से आर्टिकल के अंदर, तो वो 21 लिख देना। तो वैसे ही आपको नोट्स में बनाना है कि आर्टिकल 21 लक्ष्मीकांत में जाओ, ये वाली चीज लिख दो, एग्जाम में आए पढ़ लोगे। जब स्टैटिक रिवाइज करोगे करंट अफेयर्स भी साथ साथ रिवाइज होता रहेगा। ठीक, तो आर्टिकल 21 वही है, राइट टू लाइफ विच इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। अब राइट टू लाइफ तो कई बार प्रीलिम्स यूपीएससी में भी आ चुका है, एपीएससी में भी आ चुका है। तो अगर आपको पूछे कि इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी कौन से आर्टिकल, तो आर्टिकल 21 ऑप्शन में होगा, वही मार्क करना। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट हैज अपहोल्ड कि इवन इन डेथ ए पर्सन मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। थोड़ा ये केस भी याद रखना, जजमेंट।
इस पे अगर कुछ मेंस में क्वेश्चन आता है, ये जजमेंट आप कोट कर सकते हो। तो ये सारे फैक्ट्स मेंस नोट्स में जो आपकी जीएस वाइज अगर प्रिपेयर कर रहे हो, अगर क्या करना तो चाहिए आपको, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो उसी में ये सारा मैं जो एग्जाम्पल फैक्ट टर्म्स बताती रहती हूँ ना प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, वो कवर करते रहो। देखो मैं बार बार बताने की ना रीजन एक ही है, जो लोग मेरे यहाँ पे रोज जुड़े हुए वो स्किप करो बातें को, ठीक है। मैं जब ये सब बकबक करती हूँ, आप चाय पी लेना, बिस्किट खा लेना, थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हो। लेकिन जो नए हैं ना उनके लिए बताना जरूरी है, जो बिगिनर है उनके लिए बताना जरूरी है, क्योंकि बिगिनर के पैर ज्यादा फिसलते हैं, ठीक है। पता नहीं होता है, इधर उधर जाते रहते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है, फिर एंग्जाइटी स्ट्रेस लेके एग्जाम देने जाते हैं। अब पेशेंस राइट चार्टर ये क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं तो हमें एग्जाम की काम की बात क्या है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो होती है ना, उन्होंने ड्राफ्ट किया है ए पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टर फॉर हॉस्पिटल अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एम पीएम एबीपीएम जय स्कीम, ठीक है। ये क्या करता है, ये चार्टर में क्या होता है, इट आउटलाइंस द फंडामेंटल राइट ऑफ पेशेंट्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ensuring fair and equitable access to quality health care, ठीक है। कि पेशेंट्स की जो फंडामेंटल राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम उसमें फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस दे सके, उनको क्वालिटी हेल्थ केयर दे सके, यही चीज के बारे में डील करता है पेशेंट्स राइट चार्टर। तो यू शुड हैव द आइडिया ऑफ दिस चार्टर। ये प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल हेल्थ राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड इंटरनेशनल पेशेंट चार्टर्स, ताकि हम पेशेंट को एम्पावर कर सके एंड डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बाकी जो भी स्टाफ है उसके और पेशेंट के बीच हम एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सके। ऐसी चीजें होगी तभी तो बॉन्डिंग अच्छी होगी ना, क्योंकि हेल्थ प्रोवाइडर्स को भी अपनी बाउंड्री पता होगी, पेशेंट्स को भी अपनी बाउंड्री पता होगी, एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी, राइट। ये कुछ फैक्ट है कि हॉस्पिटल्स कौन से एक्ट के अंदर रेगुलेट करता है, अंडर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में अलग, मीन्स हर जगह हर स्टेट में ये एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कुछ स्टेट्स ही अडॉप्ट किए हैं। एनएचआरसी कैन टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ सच वायलेशन। सुओमोटो याद करो, कल हमने पढ़ा था, जाके रिवाइज करो कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुओमोटो केस पढ़ा था, याद है, जाओ जाके रिवाइज करो, ऐसे ही रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वोकेस ब्रह्मपुत्र टनल अंडर काजीरंगा रीजन। तो अभी क्या है कि गोहपुर, ये मान लो गोहपुर, ये मान लो नुमलीगढ़, तो इन दोनों के बीच में एक क्या बनने वाला है, ट्विन टनल, ठीक है, अंडर ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक। तो ये कनेक्ट करेगा नुमलीगढ़ गोहपुर एंड गोहपुर टू नुमलीगढ़। द डिसीजन कम्स with respect to Assam infrastructure project aimed at bypassing the national park, that is Kaziranga National Park, to reduce ecological pressure। क्योंकि देखो अब ये टनल बनने से, अंडर वाटर बनने से क्या हमें फायदा हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को हम ज्यादा इफेक्ट नहीं होने देंगे। अगर यहाँ पे अभी हाईवे बनाते वो ज्यादा इफेक्ट होते ना, अब यहाँ पे ट्विन टनल जो अंडर वाटर है तो वो उनकी जो हैबिटेट है, उनका घर थोड़ा कम तहस नहस होगा, है कि नहीं। फिर जो सरफेस जो डिस्टरबेंस होती है इको सेंसिटिव जोन में, वो भी कम होगा। इको सेंसिटिव जोन यानी जो प्रोटेक्टेड साइट के अराउंड जो एरिया रहती है उसमें हमें प्रोटेक्शन तो देनी पड़ती है, यही है ना, कि इको सेंसिटिव जोन एरिया अराउंड प्रोटेक्टेड साइट विच रिक्वेस्ट स्पेशल अप्रूवल फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर टू अवॉइड इन्वायरमेंटल हार्म। तो इसलिए हमें ये अप्रूवल चाहिए, यही अप्रूवल दिया NBWL, जो क्या है, एपेक्स एडवाइजरी बॉडी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इनके अप्रूवल के थ्रू हम अभी ये ट्विन टनल कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे, ठीक है। एंड ये एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि इट विल हेल्प इन डिफेंस मोबिलिटी। अरुणाचल एंड असम बॉर्डर रीजन में आपको पता है सिक्योरिटी रीजन के लिए हमें हमेशा डिफेंस प्रिपेयरनेस रखनी होती है। अब ये गोहपुर से नुमलीगढ़ जो पहले 6 आवर्स की दूरी थी, अब वो 30 मिनट्स हो जाएगी। अगर ये हो जाता है तो ट्रेवल टाइम, तो ऑब्वियसली ये हमारी डिफेंस मोबिलिटी बढ़ाएगा, राइट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में सेफ करेगा, एंड हेंस इट्स नोन एज स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कुछ स्ट्रेटेजी है, ऐसे ही नहीं बना दिया बस डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक। तो ये टर्म आप यूज कर सकते हो मेंस एग्जाम में, तो एक्स्ट्रा हाफ मार्क्स मिलने की चांस होती है। थोड़ा सा ऐसा करो एग्जामिनर को भी लगे कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इसलिए वोकेबुलरी आपका स्ट्रांग है।
ठीक, तो ये दोनों आप मेंस एग्जाम के लिए नोट्स में प्रिपेयर करो, लिख के रखो। इस पे क्वेश्चन आए या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वायरमेंट से रिलेट करना पड़े, तो इस चीज को आप एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हो कि ये वाला जो ट्विन टनल वाला प्रोजेक्ट है ये हेल्प करता है, और ऐसे ही स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है हमारे लिए, राइट। तो उसी तरीके से आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये न्यूज इसी पे क्वेश्चन आने से आप लिख सकते हो, नहीं, यू हैव टू कनेक्ट। ठीक, अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है, इट्स स्टेब्लिश अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये करता क्या है, ये एडवाइजरी बॉडी होती है किस चीज के लिए, फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसलिए तो एडवाइस करता है ना कि हाँ होगा कि नहीं। तो इनके अंडर जो इनकी जो स्टैंडिंग कमेटी है वही प्रोजेक्ट को क्लियर करते हैं इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज, बैलेंसिंग की डेवलपमेंट के साथ कंजर्वेशन भी होता रहे, ठीक है ना। और इसलिए इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, जो इको सेंसिटिव जोन है, वहां पे NBWL की अप्रूवल जरूरी मैंडेटरी होती है, कुछ अगर प्रोजेक्ट आप ऐसे जोन में बनाना चाहो तो, किस एक्ट के तहत, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक टर्म है, न्यूज में था। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ये होता क्या है, इट्स अप्रूव लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक, तो PIB आ जाएगा, आप मत समझना हो PIB न्यूज वाला कुछ, ये इन्वेस्टमेंट बोर्ड से भी रिलेटेड, अगर ऐसा कुछ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ दिखे वो मार्क कर देना, प्रीलिम्स में ऐसे ही सारे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, एक दो। द टनल विल बी इंडियाज लॉन्गेस्ट अंडर रिवर vehicular टनल इफ रियलाइज्ड, अगर हो गया ये सक्सेसफुल तो इंडियाज लॉन्गेस्ट अंडर रिवर वर्निकुलर टनल होगा ये। और काजीरंगा पार्क के बारे में तो हमें पता ही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंपॉर्टेंट बर्ड्स एरिया है, प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1, ऑलरेडी हमने पहले लास्ट मंथ न्यूज़पेपर में कवर किया है। अभी हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है हेमंत दत्त ऑनर्ड विद समाज शिरोमणि अवार्ड एट द रंग दिवस 2025, राइट। एक मिनट, या तो न्यूज में क्या है कि रिनाउंड प्लेराइट, लिरिसिस्ट एंड एक्टर हेमंत दत्त को कन्फर्ड किया गया है फोर्थ समाज शिरोमणि अवार्ड से ड्यूरिंग दरंग दिवस सेलिब्रेटेड एट मंगलदय कॉलेज असम। तो किस चीज के लिए, ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन असमीज लिटरेचर, कल्चर एंड सोसाइटी। तो अवार्ड में दिया क्या गया, साइटेशन, मेमेंटो, सेलेंग सादोर। सेलेंग सादोर क्या होता है, a traditional attire for women, gamusa, woven cloth and japi, that is the bamboo hat। ये क्या होती है, सिंबल ऑफ ऑनर इन असम, है कि नहीं। द अवार्ड वॉज अ पार्ट ऑफ दरंग दिवस सेलिब्रेशन विच ऑल्सो इंक्लूडेड, यहाँ पे हिस्ट्री लेक्चर, ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर, ये सारे दिया जाता है। तब यहाँ पे ये जो दरंग दिवस है ये हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है, इट्स अ लोकल ऑब्जर्वेंस सिंस 2020 टू कॉमेमोरेट पंडित दिनेश्वर शर्मा लीगेसी एंड ऑल्सो टंकेश्वर शर्मा। ठीक है, ये एनुअली मंगल डे में सेलिब्रेट किया जाता है, कॉमेमोरेट करते हैं पंडित दिनेश्वर शर्मा एंड तंकेश्वर शर्मा, ठीक है, एंड सेलिब्रेट द रंग सोशियो कल्चर हेरिटेज। तो ये फैक्ट्स याद रखना। तंकेश्वर शर्मा इस बार APSC जो 2024, अभी 2025 में जो हुआ ना, तो ऑफिशियली इट्स 2024, उसमें तंकेश्वर शर्मा एक ऑप्शन में था, तो ऑप्शन में था, PYQ में आ गया ऑटोमेटिकली, तो यू हैव टू नो, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसलिए देखना, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि दौरंग दिवस होता क्या है, राइट। अभी दौरंग दिवस में इनको मिला क्या, समाज शिरोमणि अवार्ड। इट्स अ रीजनल कल्चरल ऑनर रिकॉग्नाइजिंग लाइफ लॉन्ग सोसाइटियल कंट्रीब्यूशन, वही लिटरेचर कल्चर सोसाइटी में उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको दिया गया। तो हेमंत दत्त इज द स्टॉलवर्ट ऑफ असमीज थिएटर एंड लिटरेचर, अवार्डेड असम सौरभ 2024 में, भवन बरुआ अवार्ड 2017 में, मेजर इन्फ्लुएंस ऑन कल्चरल स्टोरी टेलिंग। तो ये सारे कुछ अवार्ड्स भी उनको मिले हैं, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, नोट डाउन करके रखो। कहाँ पे, पर्सनैलिटी इन न्यूज, मैंने एक A4 साइज पेपर बनाओ कहा है, वहाँ पे सारे कवर करते रहो, यही से आने वाला है पर्सनैलिटी इन न्यूज कहाँ से आएगा, और हर चीज में कवर कर रही हूँ। असम ट्रिब्यून आप आज देख लो, कोई न्यूज अगर आपको लगता है मैडम ने कवर नहीं किया, तो वो फॉर ए रीजन, क्योंकि हमने पहले वो ऑलरेडी कवर कर लिया, रिपीटेशन हमें नहीं करना, क्योंकि आपको रिवाइज नहीं करोगे, डेली मैं करूंगी तो आपको एग्जाम देना है वो, ठीक है। तो इसी जो दौरंग दिवस है, यहाँ पे और कुछ अवार्ड्स भी दिए गए, दौरंग गौरव अवार्ड्स है, किन किन को दिया गया, प्रशांत बड़ुआ फॉर वेटरन जर्नलिस्ट, तापेश्वर शर्मा साहित्य अकादमी अवार्डी, विचित्र कुमार मेधी academician, that is posthumous, that is Kandarpa Sharma classical dancer and special
फेलिसिटेशन टू एंटरप्रेन्योर कंट्रीब्यूटिंग टू असम इकोनॉमी। तो ये सारे एवर्ड्स भी थोड़े याद रखना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है, ये मेंस के लिए मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो अभी वेडनेसडे को ही आपने देखा होगा न्यूज़ में, गुजरात में एक ब्रिज टूटने के कारण बहुत लोग मारे गए, बहुत बॉडीज अभी तक मिसिंग है, ठीक है। वो ब्रिज के नाम क्या है, कभी आ सकता है न्यूज़ में, आपको पता होना चाहिए। गंभीरा ब्रिज, कहा किस नदी के ऊपर, माही रिवर इन पद्र तालुका बदोदरा गुजरात में, ठीक। और ये जो बॉडीज को मीन्स रिकवर करना, ये सारी कौन करता है, स्पेशलाइज्ड फोर्स अंडर एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ करता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्पेशलाइज्ड फोर्स अंडर एनडीएमए, ट्रेन टू ऑपरेट हाई रिस्क सिचुएशन रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रक्चरल कोलैप्स, ये तो स्ट्रक्चरल कोलैप्स है, टू नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, लैंडस्लाइड, ये सब भी हो जाए तो इस केस में आर एंड बी इंजीनियर को सस्पेंड किया गया, ठीक है, अंडर आईपीसी फॉर नेग्लिजेंस और कल्पेबल होमिसाइड इन ऑफिशियल ड्यूटी। तो ये तो चलो न्यूज़ हुआ, ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया प्रीलिम्स के लिए, ये भी एक फैक्ट हो गया प्रीलिम्स के लिए। अब मेंस में ना कभी एथिक्स में भी आ जाएगा कि आप अब किसी जगह के डीएम हो, ऐसे ब्रिज टूट गया, आप क्या क्या चीज कर सकते हो इन फ्यूचर, या क्या क्या चीज उस मोमेंट में आपको देखना चाहिए ताकि फ्यूचर में वो ना हो, तो ये सारी चीज देखना पड़ता है। अब ये हुआ, देखो अब न्यूज़ के लिए, प्रीलिम्स के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगर कहानी मैं बोलूँगी एग्जाम रेलिवेंट उतना नहीं होगा, उतना काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एथिक्स में आए, ठीक है, या फिर अगर क्वेश्चन आ जाए मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फेलियर होती है, जो यही को इसी चीज़ को घुमा फिरा के लिख दे, तो आप वे फॉरवर्ड में ये सारे चीज़ लिख सकते हो। क्या चीज़ लिख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी, देखो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुराने होते हैं, पर्टिकुलरली ब्रिज, दिस ब्रिज ये कब का बना था, 1985, तो इसमें ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज है, आ गए होंगे विद टाइम, तो उसको इग्नोर किया गया। और यहाँ पे हैवी व्हीकल ट्रैफिक हो सकता है, हमेशा इसमें ट्रैफिक होता है इस ब्रिज में, तो रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट एंड प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन की जरूरत होता है, जो कि यहाँ पे किया नहीं गया। तो आप इसे वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे इनडायरेक्टली। फिर गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, मीन्स यहाँ पे इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया, मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पब्लिक वर्क में कहीं तो गड़बड़ हुई। तो हमें हमेशा क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट हमेशा हमेशा देख रेख करना चाहिए, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक वर्क कैसा हो रहा है, ठीक। Then response disaster response highlights role of NDRF, SDRF, fire service with local authorities in coordinated rescue and recovery। तो हमें आपको अभी केस स्टडी दिया जाएगा, तो ये आपको लिखना पड़ेगा ना, आपको स्टेप्स तो पता होना होगा, क्योंकि सही में डीएम बन के तो आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, डीएम बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो। तो ऐसे न्यूज़पेपर में जो ऐसे केसेस होते हैं ना, वहाँ से थोड़ा आइडिया ले लेना, क्योंकि एग्जाम में या इंटरव्यू में आपको पूछे कि ऐसे ब्रिज हो गया, आप क्या क्या स्टेप लोगे उस मोमेंट पे, तो आप बोल सकते हो कि मैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस को बुलाऊंगा, लोकल अथॉरिटीज को बुलाऊंगा, ताकि हम कोऑर्डिनेटेड वे से एक साथ मिल के रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन कर सके, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू, मेंस, एथिक्स के स्टडी आप लिख सकते हो ना कि आप डीएम बन के क्या करोगे। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मॉनसून कंडीशन है, तो रेन रिवर करंट्स ज्यादा होता है, तो इसमें और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये सब वनरेबिलिटीज होती है, तो इसमें अगर इमरजेंसी डिले हो गई तो और ज्यादा मृत्यु लोगों की हो सकती है, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स हमें डिले भी नहीं हो, ये सारा चीज इन्वायरमेंटल फैक्टर कि हाँ मानसून का सीजन है तो हमें और ज्यादा अवेयर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज आपको अगर इंटरव्यू में कभी पूछे कि हाँ गुजरात में ब्रिज ऐसा हुआ था, अगर आप होते तो क्या करते, उसमें भी आप ये हाईलाइट कर सकते हो अपनी भाषा में, मेंस में आया एथिक्स में तो लिख सकते हो, इसलिए मैंने ये न्यूज को यहाँ पे कवर किया, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है डंकी रूट रेट्स इन पंजाब हरियाणा। तो यहाँ पे ये हुआ कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने रिकवर किया अराउंड 30 ओरिजिनल पासपोर्ट, न्यूमरस एजेंट, इमिग्रेशन एजेंसीज जो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिक में थ्रू डोंकी रोड वो जाते हैं। ये क्या है, ये एक इलीगल रास्ता है जहाँ से स्मगलिंग होती है दूसरी कंट्रीज में, लाइक यूएस वाया डेंजरस लैंड रोड्स। तो पहले हम देख लेते हैं कि सर्च कौन कौन सी जगह में, पंजाब एंड हरियाणा याद रखना, असम आ जाए तो फिर वो गलत हो जाएगा। पंजाब अमृतसर, मोगा, संगरूर, पटियाला, हरियाणा में अंबाला, कर्नल, कुरुक्षेत्र, were conducted under prevention of money laundering
Act after several Indian nationals were deported from US in February 2025. तो क्या क्या पाया गया कि एजेंट के रेसिडेंट में ओरिजिनल पासवर्ड 30 पाए गए, नेम ऑफ एजेंट एंड इमिग्रेशन एजेंसीज ये सारे पाए गए, हवाला ट्रांजैक्शंस की प्रूफ मिली है। कुछ लोगों को माइग्रेंट्स को ये दिखाते कि हाँ हम तुम्हें नौकरी देंगे, फिर उनको इलीगली रूट मीन्स भेज देते हैं, बेच देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिर उनसे पैसा भी लूटा जाता है, उनकी फैमिली मेम्बर को धमका के ये वगैरह सब। ठीक, तो ये सारी चीज़ तो हो गई कॉन्टेक्स्ट। अब डोंकी रूट है क्या, ये कहाँ से आया, इट्स अ स्लैंग टर्म फॉर अनऑथराइज्ड माइग्रेशन थ्रू लैंड बॉर्डर इन्वॉल्विंग एक्सट्रीमली पेरिलियस ट्रैक्स, मतलब डेंजरस रास्ता है, ऑफन वाया लैटिन अमेरिका टू रीच द यूएस और यूरोप। तो ये तो आया इसका एग्जिस्टेंस। तो हमारे यहाँ पे डंकी रोड, डुंकी रोड, कुछ भी कहो, डिस्क्राइबिंग ये क्या करता है, द इलीगल माइग्रेशन मेथड जहाँ पे पीपल मल्टीपल कंट्रीज क्रॉस करते हैं ऑन फुट वाया स्मगलर टू रीच वेस्टर्न नेशन। ठीक, तो ये इन्वॉल्व करता है, देखो अनसेफ टेरेन, डेंजरस रूट से ही तो जाएंगे ना, सही रोड से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, क्रिमिनल नेटवर्क, हाई मोर्टेलिटी रिस्क। तो ये एक कॉमन इलीगल रूट है फॉर पंजाबी यूथ विथ मैनी ट्रेवलिंग वाया मैक्सिको, गुटेमाला एंड पनामा टू रीच द यूएस। तो ये थोड़ा याद रखना, दिस इज इन टर्म इन न्यूज ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 क्या करता है, एम्पावर्स एनफोर्समेंट डायरेक्टमेंट, इसलिए तो यहाँ पे ये गए ना सर्च करने, इनको पावर कौन करता है, दिस एक्ट, टू सीज प्रोसिक्यूट प्रॉपर्टीज एसेट इन्वॉल्व इन लॉन्ड्रिंग प्रोसीड ऑफ क्राइम। और इसमें जो सेक्शन 3 है वो डिफाइन करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग सच एज कॉन्सेलिंग, पॉसेसिंग, एक्वायरिंग और यूजिंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्राइम ही माना जाता है। तो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर्म हुआ था 1956, फंक्शन करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इन्वेस्टिगेट क्या करता है, इकोनॉमिक क्राइम, स्पेशली दोज विद फॉरेन एंड क्रॉस बॉर्डर implication like money laundering, FEMA violation, illegal migration network। और हवाला ट्रांजेक्शन हमने ऑलरेडी कवर किया है, क्या होता है, इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर सिस्टम बाईपासिंग फॉर्मल, फॉर्मल बैंक चैनल से नहीं होता, इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर होता है, और जो इलीगल इमिग्रेशन एंड एक्सटॉर्शन में यूज होता है। तो बस इसे याद रखना कि इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल तरीके से दूसरे देश में जाना, ये वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंचना, वेस्टर्न नेशन तक पहुंचना, जो भयंकर रास्ते से होकर गुजरता है, तो यही सारा है। तो ये एमसीक्यू इसी बेसिस पे सॉल्व करना, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे कुछ फैक्ट्स हैं आज न्यूज में, दैट इज अभी बिहार के इलेक्शंस के चलते कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, तो आर्टिकल 324 एंड 326 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एम्पावर करता है किसको, इलेक्शन कमीशन को, किस चीज के लिए, टू कंडक्ट रोल रिविजन्स, स्पेशल रिविजन आर इनफ्रीक्वेंट। ऐसा नहीं कि हमेशा वो रिविजन ही करते रहता है, कब किया था लास्ट 2003, ताकि डुप्लीकेशन ना हो कि एक ही नाम के दो लोग ना आ जाए, ठीक है, या फिर दो लोग एक ही नाम के ना आ जाए, इन एलिजिबल एंट्रीज ताकि ना हो, ठीक। तो ये वाला आज लक्ष्मीकांत, ये टॉपिक जाके देखो, स्टैटिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, आरपीए एक्ट, ये तो आया हुआ है पीवाईक्यू। देन राइट टू वोट एंश्योरेंट कौन से आर्टिकल में, 326, ओनली सिटीजन एज 18 प्लस कैन वोट। तो डिविजन्स मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर सही में एलिजिबल हो तो आपको हटा देंगे, ऐसा नहीं। तो जनरली कोर्ट इंटरविन करते नहीं है, ठीक है, पोस्ट फाइनलाइजेशन के बाद। ये एक बस राइट टू वोट ये आर्टिकल याद रखना। देन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, ये होता क्या है, इट्स अ रोल अपडेट मैकेनिज्म, पहले बिहार में हुआ था लास्ट टाइम 2003 को, कवरिंग नियरली 8 करोड़ वोटर्स नाउ। तो एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किस चीज से रिलेटेड, इलेक्शन इलेक्टोरल रोल, इसी चीज से रिलेशन ये रखता है, याद रखना। अभी ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये अगेन मेंस में आप ये टर्म्स लिख सकते हो इवन इफ टॉपिक कुछ भी आ जाए, ठीक है। अगर आई आर रिलेटेड तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कि पीपल टू पीपल लिंकेज, प्लान ऑफ एक्शन, ये सारे चीज़ों से करते हैं। तो ये टर्म्स का मीनिंग क्या होता है हम थोड़ा जान लेते हैं। विद ऑल दिस थिंग्स, एशियन के बारे में हमने पहले कवर कर लिया, तो वी वोंट कवर इट अगेन, ठीक है। तो जुलाई 10 को जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स के वो पवित्र मर्गेडा को चेयर द एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, कहाँ पे, कोलालमपुर, resulting in the adoption of new 2026-2030 Asian India Plan of Action aimed at deepening their comprehensive strategic partnership across key sectors जैसे digital, disaster, defense, maritime, economic, health, education नहीं है, ध्यान रखना। तो ये एशियन इंडिया पार्टनरशिप वो क्या है, ये स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है सिंस 1992, formalized as comprehensive strategic partnership in 2022 covering political to socio cultural कॉपरेशन। यहाँ टेक्सटाइल कॉपरेशन कुछ आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा,
तो थोड़ा सा ये सारी चीज ऐसी क्वेश्चन आ चुकी है पहले, तो थोड़ा ध्यान रखना कि इसकी मेन है क्या कॉर्पोरेशन की। तो यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन हमने देखा, तो प्लान ऑफ एक्शन होता क्या है, ए रोड मैप फॉर इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेशन विद टाइमलाइन, डिलीवरेबल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग अक्रॉस मिनिस्ट्री एंड एशियन बॉडीज। तो अभी करंट की टाइमलाइन 2026 टू 2030 की रेस्पॉन्सिबिलिटी टाइमलाइंस सबके साथ मिलके जो एक रोड मैप बनाना पड़ता है ना, ऐसे नहीं कि बस मीटिंग कर लिया हो गया, तो वो रोड मैप को ही हम प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं। एंड पीपल टू पीपल लैंग्वेज, वो क्या होता है, इंटीग्रल टू सॉफ्ट पावर, कि टूरिज्म, एजुकेशनल एक्सचेंज, कल्चरल डिप्लोमेसी, डायस्पोरा एंगेजमेंट, ये सारी चीजें, रीजनल इंटीग्रेशन, कुछ भी अगर दो देश के बीच में होता है, ये सारी चीजें तो डेवलप होती है पीपल टू पीपल लैंग्वेज। और टूरिज्म ईयर 2025 डेजिग्नेटेड एज एशियन इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म ड्यूरिंग 21st एशियन इंडिया समिट इन लाओस 2024। ये टूरिज्म ईयर जो है, ये एशियन इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म, ये घोषित 2025 इस मीटिंग में नहीं हुआ, ध्यान रखना। ये ऑलरेडी लाओस में जो 2024 को समिट हुई थी एशियन इंडिया, तभी हो गई थी। ठीक, तो ये थोड़े मिसमैच वाले फैक्ट याद रखना। और ये आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ जाए कि ये सारे जो भी ग्रुपिंग्स होते हैं, ग्रुपिंग्स वाले GS3 में जो हायर ग्रुपिंग्स के अगर क्वेश्चन आते हैं, तो ये लिख सकते हो कि देयर शुड बी ए प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन, पीपल टू पीपल लैंग्वेज, एडवांटेज क्या होता है प्रोसीड्यूर में, ये टर्म मेंशन कर सकते हो। तो लगेगा एग्जामिनर को, न्यूज़पेपर पढ़ते हो रोज आप, वोकेबुलरी स्ट्रांग है आपकी, भले ही हो या ना हो। ठीक है, देन ये आज का जो एडिटोरियल है हमारा, कि देखो बेम्बू बेस्ड, फर्स्ट बेम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी इन असम, जो इंडिया की ऐसी फर्स्ट मॉडल है, वो सिग्निफिकेंस क्या रखता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो ऑथर यहाँ पे कहता है कि देखो इंडिया क्लीन एनर्जी एम्बिशंस तो बहुत दिन ब दिन बढ़ रहा है, सस्टेनेबल इनोवेशंस भी हम ला रहे हैं। तो अगर हम कंट्री की जो फर्स्ट बेम्बू बेस्ड बायोरिफाइनरी इन नुमलीगढ़ असम ला सकते हैं, which aims to produce fuel grade second generation 2G ethanol using bamboo biomass, तो ये इनिशिएटिव इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाएगा ही, साथ साथ रूरल एम्पावरमेंट एंड ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी प्रमोट करेगा। कैसे, सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रीन एनर्जी एंड एनर्जी सिक्योरिटी, देखो ये सपोर्ट करता है इंडिया की गोल ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2025-2026। तो ये रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल, क्योंकि हम अपना आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ठीक है, देन पोजीशन इंडिया एज अ पोटेंशियल एक्सपोर्टर ऑफ बायो इथेनॉल एंड टू यूरोप, कि हाँ हम अगर ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे अच्छा, तो हम एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं ना, और इंपोर्ट घटा सकते हैं, तो अच्छा है ये हमारे लिए। देन रूरल डेवलपमेंट होगा इंक्लूसिवली, कैसे, अभी बेम्बू के जो भी आप ऐसे रिफाइनरी बनाओगे, तो स्टेबल बेम्बू सप्लाई चेन चाहिए होगा, तो लोग जुटेंगे ना रूरल एरियाज के जो भी, तो इससे क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, फार्मर की इनकम्स बढ़ेगी। Also, it utilizes tissue cultured bamboo. तो क्रेडिट लिंकेज फॉर फार्मर, डिसेंट्रलाइज चिप प्रोसेसिंग हब, जो छोटे छोटे चिप प्रोसेसिंग हब, उनकी भी तो बढ़ोतरी होगी, वो खोला भी जाएगा और ज्यादा इंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी। देन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तो है ही, कि इट प्रमोट बायोमास यूटिलाइजेशन फ्रॉम एबंडेंट बेम्बू इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो वेस्ट से हम वेल्थ बनाने की रास्ते में चल रहे हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट भी मिनिमाइज करेगा। तो ओवरऑल ये बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली प्लांटेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन में भी मदद करेगा। एंड लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल रिविटलाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री है लाइक पेपर मिल्क जो कोलैप्स हो चुका है, तो उसको भी वो रिप्लेस करेगा, ज्यादा जॉब लोगों तक पहुंचाएगा, सिंबलाइजेस इंडस्ट्रियल रिसर्जेंस इन एन अनरिप्रेजेंटेड रीजन। तो ये ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है ये सिग्निफिकेंस, लेकिन देखो सब चीज़ें चैलेंजेस तो लाती है। अभी यहाँ पे सप्लाई चेन तो लाएगी, ठीक है, एनकरेज करेगी, लेकिन स्टेबलाइजिंग सप्लाई चेन एंड प्राइस फ्रेमवर्क फॉर 2G, प्राइस फॉर्मूला हमें लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक डिफाइंड प्राइस फॉर्मूला लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर से वही चोरी, कोई कम में बेच रहा है कोई ज़्यादा बेच रहा है, तो वो स्टेबलाइज होने की ज़रूरत है हमें। तो जो फीड स्टॉक वैरायटी है उसके बेसिस पे, फीड स्टॉक वैरायटी यानी बेम्बू, मेज, राइस्ट्रो, ये सब में एक गवर्नमेंट को डिफाइन प्राइस फॉर्मूला लाना होगा पहले। देन मार्केट एक्सेप्टेंस, मार्केट में एक्सेप्ट होगा कि नहीं इतना हायर प्राइस अगर होगा तो, ठीक है। तो इसलिए हमें कुछ स्मॉल स्केल रेप्लिकेबल मॉडल्स भी लाने होंगे इन मिजोरम, मेघालय एंड अदर एनी स्टेट, ताकि मिल बांट के सब कुछ करें। तो सस्टेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन फार्मर, प्रोसेसर एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइडर, ये सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, एक टर्म्स बॉन्डिंग बनाए रखना भी एक चैलेंज होता है, तो इसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। ऑल्सो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन विद ग्लोबल
बायोफ्यूल वैल्यू चेन, ताकि हम ग्लोबली भी इसे सही तरीके से एक्सपोर्ट कर पाए विथ सर्टिफिकेशन, राइट। तो देखो ऐसा नहीं कि हम ये कर नहीं सकते। तो ये जो लोकल रिसोर्सेस है जैसे बेम्बू, ये एक्सलिम, ये क्या करेगा, चीजों को और ज्यादा बढ़ाएगा, क्लाइमेट गोल, रूरल एम्पावरमेंट, इंडस्ट्रियल इनोवेशन लाएगा एंड एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इस चीज को लाने के लिए हमें क्या होना होगा, पहले पीपल सेंट्रिक, कि लोगों तक, लोगों के आपस में बॉन्ड आना, लोगों तक पहुंचाना, इको फ्रेंडली मॉडल लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को बाउंडिंग के साथ अगर हम चले तो ये नेशन के बायो एनर्जी फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इसी में यही सारी चीजें ऑथर कहता है। ठीक है, तो अभी देखो ये हमने आज का तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ लिया। तो आई होप आपको ये समझ आया अच्छे से। कल तो सैटरडे है, सैटरडे वी विल डिस्कस मैप इन न्यूज़, या इंपॉर्टेंट जो भी मैप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, बाकी आप इसे लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और ये शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करना आपकी कुछ भी डाउट हो। एमसीक्यू के तो आंसर आप अब तक मुझे आंसर में देते नहीं हो, कमेंट में देते नहीं हो, बट ओके आई विल ऑल्सो वेट, एक दिन आप ज़रूर करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। हैव ए गुड डे।